चलो देखिए, आज हमारा क्लास होगा अनुनाद परिपथ का क्यू फैक्टर, विशेषता गुणांक। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि एलसीआर परिपथ का विशेषता गुणांक क्या होता है या क्यू फैक्टर क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे न कह करके इसका जो फॉर्मूला है वो सिद्ध करने के लिए कह देता है कि एलसीआर परिपथ के लिए ये सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो आज हम उसी पे बात करेंगे। पहले हम ये समझेंगे कि ये विशेषता गुणांक होता क्या है। ठीक है, किसे कहते हैं विशेषता गुणांक। अभी कल हम लोग पढ़े थे अनुनाद परिपथ, याद आ रहा है? अनुनाद परिपथ हमने आपको बताया था कि जब एलसीआर परिपथ में धारा की मान अधिकतम हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में उस परिपथ कंपन करने लगता है, जिसे हम कहते हैं अनुनाद परिपथ। ठीक है, तो जो अनुनाद परिपथ के कंपन की जो आवृत्ति है AFR हमने निकाला था 1/2π√L/C निकाला था ना। तो ध्यान दीजिएगा, अनुनाद परिपथ की अगर हम तीक्ष्णता देखें, देखिए अगर वो परिपथ कंपन करता है तो उसकी तीक्ष्णता जो होती है ऐसे, ये ध्यान देना इस चीज को, ये जितना ज्यादा ऊपर जा रहा है ना, इसका मतलब इसका कंपन क्या है, अधिक है। और जितना ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब इसका कंपन उतना ही क्या है, कम है। समझ में आ रही है बात? तो ये जो तीक्ष्णता है, अनुनाद कंपन की जो तीक्ष्णता है, इस तीक्ष्णता को हम एक विशिष्ट अंक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसी विशिष्ट अंक का नाम है विशेषता गुणांक या क्यू फैक्टर। अनुनाद परिपथ के कंपन की जो तीक्ष्णता होती है, उसे हम एक विशिष्ट अंक के द्वारा दर्शाते हैं या व्यक्त करते हैं। उसी अंक का नाम है विशेषता गुणांक या क्यू फैक्टर। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये स्लोप कम कब हो जाता है और अधिक कब हो जाता है? जब प्रतिरोध R का मान बढ़ेगा, ठीक है, तो ये स्लोप क्या होगा, कम हो जाएगा। और जब प्रतिरोध R का मान कम होगा तो ये स्लोप क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। मतलब धारा को रोकने की जो क्षमता है अगर बढ़ेगी, ठीक है, धारा को रोकने की क्षमता बढ़ेगी तो उस परिपथ में धारा अधिक प्रवाहित नहीं हो पाएगा। जब धारा अधिक प्रवाहित नहीं हो पाएगा तो वो कंपन नहीं कर पाएगा, इसलिए ये स्लोप ऐसे बन जाएगा। लेकिन अगर प्रतिरोध कम हो गया, ठीक है, तो धारा अधिक बहेगी तो परिपथ तेजी से कंपन करेगा, तो उसकी तीक्ष्णता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात? अगर हम ये मान लें कि ये जो ग्राफ बना है उस समय परिपथ का जो प्रतिरोध है वो 100 ओम है। ठीक, तो अब आप हमको बता सकते हैं कि ये जो ग्राफ बन रहा है इसका प्रतिरोध कितना रहा होगा? क्या 100 होगा कि 110 होगा, 120 होगा? कितना हो सकता है? कम होगा, इससे कम होगा। ये 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40, 50, 60, 70, 80, 90 हो सकता है, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? तो कोई भी परिपथ तभी कंपन करता है जब उसमें धारा अधिक प्रवाहित होगी, और धारा अधिक तभी प्रवाहित होती है जब उसका प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध कम होने से धारा यदि अधिक प्रवाहित होगी तो कंपन ज्यादा होगा, कंपन ज्यादा होगा तो ये तीक्ष्णता जो होगी बड़ी बनेगी। ठीक है, प्रतिरोध अधिक होने से धारा कम बहेगी, धारा कम बहने से कंपन कम होगा, तो ये तीक्ष्णता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो हेडिंग लगा लें, हेडिंग है अनुनाद परिपथ या
LCR परिपथ का विशेषता गुणांक या इसी को हम बोलते हैं क्यू फैक्टर। ठीक है, एक मिनट, इसको भी पूरा लिख लेने दो, एक मिनट। अनुनाद परिपथ का विशेषता गुणांक, अधूरा हो जाता। देखो, इसलिए हमने इसको लिखा ताकि प्रश्न आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि अनुनाद परिपथ का विशेषता गुणांक क्या होता है, या अनुनाद परिपथ की विशेषता गुणांक ज्ञात। आपको प्रश्न इस तरह भी पूछ सकता है कि एलसीआर परिपथ का विशेषता गुणांक ज्ञात कीजिए। आपको प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि क्यू फैक्टर क्या होता है। ठीक है जी, अब इसके विषय में लिखिए। लिखेंगे LCR परिपथ या अनुनाद परिपथ के कंपन की तीक्ष्णता को एक विशिष्ट अंक द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे विशेषता गुणांक या क्यू फैक्टर कहते हैं। ठीक है जी, अगर प्रश्न आता है कि अनुनाद परिपथ की विशेषता गुणांक क्या है, तो लिखोगे अनुनाद परिपथ के कंपन की तीक्ष्णता को एक विशिष्ट अंक द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे विशेषता गुणांक। लेकिन अगर प्रश्न आ जाता है एलसीआर परिपथ की विशेषता गुणांक क्या है, तब लिखोगे एलसीआर परिपथ के कंपन की। समझ में आ गई बात। और यदि प्रश्न आ जाता है क्यू फैक्टर क्या है, तो इन दोनों में से कोई भी लिखो या दोनों लिखो और लास्ट में लिख देना। क्लियर है ना। इसका मान क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो, विशेषता गुणांक का मान, ठीक है, संधारित विशेषता गुणांक का मान धारतीय प्रतिघात या प्रेरकीय प्रतिघात के सिरों के बीच, ठीक है, बोल्टता, सिरों के बीच बोल्टता और प्रतिरोध के सिरों के बीच बोल्टता
के अनुपात के बराबर होता है। ध्यान रखना, जो विशेषता गुणांक यानी क्यू फैक्टर का जो मान है वो धारती प्रतिघात या प्रेरकी प्रतिघात के सिरों के बीच की वोल्टता और प्रतिरोध के सिरों के बीच की वोल्टता के अनुपात के बराबर। मतलब समझो, धारती प्रतिघात, प्रेरकी प्रतिघात और प्रतिरोध तीनों किसमें होते हैं? एलसीआर में ही होते हैं। इसका मतलब जब भी हम विशेषता गुणांक ज्ञात करेंगे तो हमें ध्यान रखना होगा कि वो परिपथ कैसा होगा? एलसीआर होगा, उसमें तीनों होने चाहिए। ठीक, अब देखो फॉर्मूला क्या होगा? क्यू फैक्टर यानी क्यू बराबर, इसी को ना कहते हैं विशेषता गुणांक, बराबर होगा एक्सएल का वोल्टेज। समझ रहे हो ना? एक्सएल क्या है? प्रेरकी प्रतिघात है, तो या तो इसका वोल्टेज ले लो, ठीक, या धारतीय प्रतिघात एक्सी, ठीक है, सॉरी लिख दिए, एक्सी का वोल्टेज। अब सही है नहीं? ये चाहे इसका वोल्टेज लो चाहे इसका वोल्टेज, बटे में किसका वोल्टेज? आर का वोल्टेज। ठीक, इसी के सूत्र पे आप सॉल्व करोगे। दोनों को बारी बारी से हम आपको दिखाएंगे, ध्यान देना इधर और उधर। अगर हम इसका वोल्टेज लेंगे तो क्या लिखोगे? Q बराबर एक्सएल का वोल्टेज। तो एक्सएल का वोल्टेज क्या होता है बताओ? एक्सएल प्रतिरोध इंटू आई, यही होगा। वोल्टेज बराबर क्या होता है? प्रतिरोध इंटू धारा बटे आर का वोल्टेज। तो आर का वोल्टेज यानी आई इंटू आर, यही होता नहीं जी? देखो, आई से आई कट जाएगा, Q बराबर क्या होगा? एक्सएल बटा आर, ये होगा। एक्सएल की वैल्यू क्या होती है बताओ? हाँ, एक्सएल की, हाँ, ओमेगा एल बाई आर। गलत नहीं कर रहे हैं कहीं? ओमेगा एल बाई आर, ये हो गया क्यू। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना यहां पर, कल हम लोगों ने एक आवृत्त निकाला था एफ आर और उसका मान निकाला था 2 पाई रूट एल सी, ये लिखा था, सही है। अगर हम 2 पाई का इधर गुणा कर दें इधर, तो क्या मिलेगा? 2 पाई एफ आर और इधर मिलेगा रूट एल सी, यही मिलेगा ना। अब ध्यान देना इसमें, देखना 2 पाई एफ किसकी वैल्यू होती है? ओमेगा की। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? यानी ओमेगा बराबर आपको मिल गया रूट में एल, सही है ना जी? ये ओमेगा की वैल्यू हो गई। ध्यान दो अब यहां पर, चूंकि ओमेगा बराबर क्या है? 1 बाई रूट एल, ठीक है। ये मान ये ओमेगा की जगह रख दो, तो Q बराबर क्या आएगा? ये मान जब यहां रखोगे तो ये हो जाएगा 1 बटा रूट एल सी, और ऊपर बचा एल, नीचे ऐसे हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखना
अगर इस एल को रूट के अंदर लाना है, 1/r को तो बाहर कर दो ऐसे, इस एल को रूट के अंदर लाओगे तो क्या लिखोगे, एल का बटे एल, ठीक है जी। एल से स्क्वायर तो Q बराबर 1/r रूट एल बाई, ये फार्मूला कई बार पूछा हुआ है सिद्ध करने को, लिख देता है एलसीआर परिपथ के लिए Q बराबर इतना सिद्ध कीजिए। तो Q बराबर इतना, जैसे Q दिखे समझ लेना क्या है, ये विशेषता गुणांक है, ठीक है। तो विशेषता गुणांक जब मिल गया तो फटाक से सिद्ध करो, क्योंकि विशेषता गुणांक बराबर होता है चाहे एक्सएल का वोल्टेज ले लो चाहे एक्सी का वोल्टेज ले लो, ठीक, और बटे में आर का वोल्टेज ले लो, हल कर दो, ठीक है। तो ये देखो हमने एक्सएल का वोल्टेज लेके हल किया। अब इधर देख लो, इधर अब एक्सी का वोल्टेज लेके हल करके दिखाते हैं आपको। क्यू बराबर एक्सी का वोल्टेज क्या होता है, आई इंटू एक्सी, यही होगा ना, और प्रतिरोध का होगा आई इंटू ये, और ये कट जाएगा। Q बराबर आपको मिलेगा XC बाई आर, और XC की वैल्यू आप सभी को पता होना चाहिए, क्या होता है 1/ओमेगा, ओमेगा सी नीचे आएगा तो हो जाएगा आर, ऐसे हो जाएगा ना। अब ध्यान देना, देखो एक लाइन और देखो, 1/r हमने यहां लिख दे रहे हैं और यहां पर लिख रहे हैं 1/ओमेगा-c, ऐसे सेपरेट करके। और आपको अभी अभी हमने बताया कि ओमेगा का मान होता है इतना होता है, सही है ना। अब देखो ओमेगा की वैल्यू जब यहां रखोगे तो ही एलसी चला जाएगा, तो Q बराबर हो जाएगा 1/r, और ऊपर हो गया नीचे हो गया। अब इस C को अंदर ले जाओ, C को करड़ी के अंदर ले जाओगे तो C का स्क्वायर हो जाएगा, C से स्क्वायर तो Q बराबर रूट, देखो दोनों फॉर्मूला सेम आएगा नहीं है, चाहे आप प्रेरक का वोल्टेज लो चाहे आप धारिता का वोल्टेज लो, फॉर्मूला सेम आएगा, ठीक है। तो ये है Q फैक्टर का मान, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है इसको, हाँ ठीक है, नोट कर लीजिए। ज्यादा सुर रही, चलो देखो अब जो हम बात करेंगे वो है एलसीआर परिपथ, ठीक है, या अनुनाद परिपथ का व्यय शक्ति, व्यय शक्ति, रेडी है। एलसीआर परिपथ की व्यय शक्ति क्या होती है, या अनुनाद परिपथ की व्यय शक्ति क्या होती है। व्यय शक्ति का मतलब कि जो एलसीआर परिपथ है वो कितनी ऊर्जा व्यय कर सकता है, उसी को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। देखो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एलसीआर परिपथ लेंगे और उस एलसीआर परिपथ को किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ेंगे, जिसका समीकरण हम मान लेंगे इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी। लेकिन ये माना
अब देखिए इसको तो समझाना है नहीं, ये तो समझ ही रहे हैं, ये भी समझ ही रहे हैं। माना एलसीआर परिपथ को, ठीक है, किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से क्या किया है, जोड़ा गया है, जिसका वोल्टेज, बच्चा बात नहीं, निम्न है। वोल्टेज क्या है, निम्न है, और निम्न क्या है, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। उस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का वोल्टेज इतना है जिससे एलसीआर परिपथ को जोड़ा गया है। और इसी एलसीआर परिपथ में जब धारा अधिक हो जाती है तो इसी एलसीआर परिपथ का नाम हो जाता है, समझ में आ रहा है? चलिए, यदि परिपथ में ताक्षणिक धारा आई प्रत्यावर्ती वोल्टेज ई से फाई कलांतर पश्चगामी है, तो ध्यान देना, इधर हमने माना कि एलसीआर परिपथ को जिस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा उसका वोल्टेज इतना है। ठीक, जोड़ने के बाद उस परिपथ में धारा बह रही है, वह धारा जो बह रही है वह धारा इस वोल्टेज से 5 डिग्री पीछे चल रही है। तो इस धारा का समीकरण क्या होगा, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, पीछे चल रही है तो माइनस होगा, आगे चलती तो प्लस। ये हो गया परिपथ। देखो, परिपथ का व्यय शक्ति, परिपथ में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, तो देखिए व्यय शक्ति जो होता है उससे लिखते हैं P से। और आप पढ़े होंगे, जब आपको विद्युत धारा हमने पढ़ाया था तो वहां पर विद्युत सामर्थ्य या व्यय ऊर्जा शक्ति को पढ़ाया था P बराबर VI, याद है, वोल्टेज इंटू करंट। तो यहां पर जब व्यय शक्ति की हम बात करेंगे तो लिखेंगे E इंटू आई, ठीक है, और इसको लिख देते हैं I, ठीक है। पी आई इक्वल टू, ध्यान देना, E की वैल्यू है E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, इंटू आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। देखो पी आई इक्वल टू ई नॉट, ठीक है जी, और आई नॉट यहां पे लिख लें, और ये हो गया साइन ओमेगा टी। ध्यान देना, वो कैलकुलेशन है, और इसको साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पे तोड़ देंगे ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार, तो ये बनेगा साइन ए यानी ओमेगा टी, साइन ए कॉस बी यानी 5 माइनस कॉस ए यानी ओमेगा टी साइन बी यानी 5, ऐसे बन जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मैथ का रूल है ये। अब इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बाहर रहेगा। देखिए पी आई इक्वल टू ई नॉट आई नॉट, और इसका करो मल्टीप्लाई, तो यहां करोगे तो ई स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5, और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी
इंटू साइन फाइव। ठीक है जी। पी आई इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कास फाइव। यहां देखो ध्यान से, ऊपर 2 से और नीचे 2 से, ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, ध्यान देना, और इसको थोड़ा दूरी पे लिखें और बटे में यहां लिख दें। बोलो सही नहीं? देखो 2 से 2 कट जाएगा, फिर जैसे था वैसे ही हो जाएगा। यहां 2 लगाने से ये फॉर्मूला बन गया साइन 2a का। ठीक है, तो पी आई इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कास फाइव। ये हो गया 1/2, 1/2 है, और ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन 5। ये बन गया। ठीक है, पी आई की वैल्यू इतनी निकल गई। ठीक है जी। देखो, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्कर में व्यय औसत शक्ति। जब प्रत्यावर्ती धारा एक पूरा चक्कर लगाएगी तो कितनी ऊर्जा को व्यय करेगी, उसका औसत मान कितना होगा। तो देखिए, ये लिखेंगे पी एवरेज, समझ में आई बात, बराबर एक पूर्ण चक्कर में समय कितना लगता है 0 से t तक, 0 से, तो समय से भाग दे दें और यहां इंटीग्रल साइन लगा दें, 0 से t, टी आई डी टी। ठीक है, पी आई की वैल्यू ये है, पी एवरेज बराबर 1/t, और पी आई की जब वैल्यू रखोगे ना तो देखो ये तो बाहर रहेगा, इसका इंटीग्रल नहीं होगा, तो ई नॉट आई नॉट। ठीक है, अंदर बचा गया, समाकलन अब कर रहे हैं, ध्यान देना, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 माइनस 1/2 इंटीग्रल 0 से t साइन 2 ओमेगा टी इंटू कॉस, क्या साइन 5, कॉस नहीं, साइन 5। ठीक है जी। अब ध्यान देना है, यहां पर समाकलन किसका होगा, इसका कि इसका, इसी का होगा, क्योंकि dt है ना भाई। देखो यहां पे dt है तो t वाले का करेगा, तो इसको कर देंगे बाहर, t ए भी बराबर 1/t ई नॉट आई नॉट। ठीक है, और cos 5 हो गया बाहर, इंटीग्रल 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी का तो इंटीग्रल होगा नहीं, इसको 1 माइनस cos 2 ओमेगा t/2 करना पड़ेगा। इसको क्या लिखना पड़ेगा, देखो मैथ में आप पढ़े हो ना, cos 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है जी। बट ध्यान देना, अगर हम इससे निकालें, इसको इधर भेज दें, इसको इधर, तो 2 साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos 2a, और 2 को इधर भेजोगे तो बटा, तो साइन स्क्वायर देखो ऐसे बदल जाएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे 1 माइनस cos 2 ओमेगा बटे में 2, हो गया जी, dt। ये देखो यहां पर इसका तो होगा नहीं, हाई है, बट इसका होगा 0 से साइन 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब इसी का कमाल है यहां पर, हाँ, पी ए भी बराबर 1/t ई नॉट आई नॉट cos 5। ये देखो वो 2 बाहर आ जाएगा,
बाहर आ गया, ध्यान देना है। अब 1 का टी हो जाएगा, होगा ना, माइनस इसका 1/2 ओमेगा होगा, और ये कास का हो जाता है साइन 2 ओमेगा टी होगा जी, और लिमिट हो जाएगा 0 से टी। अब आ जाओ इस वाले में, -1/2 साइन फाई, ये इतने का जब समाकलन करोगे, ध्यान देना, तो हो जाएगा 1/2 ओमेगा, आगे माइनस भी रहेगा, ठीक है, और ये बचा cos 2 ओमेगा टी 0 से टी, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे, जब वैल्यू पुट करोगे तो पी एवरेज बराबर 1/t ई नॉट आई नॉट, ठीक, cos फाई 1/2 टी के जगह अपर लिमिट, फिर ये 0, तो देखना ये हो जाएगा t माइनस 0 हो गया, फिर -1/2 ओमेगा, और फिर यहां देखो, यहां पर 2, ध्यान देना, यहां पे समझ लो इसको, साइन 2 ओमेगा टी है, तो साइन 2 ओमेगा है जो लिखा है, इसको क्या लिखते हो, 2π/t लिखते हो, और इस t के जगह अपर लिमिट ऐसे लिखोगे, t से t, ये साइन कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी 4π हो जाएगा। कितना होगा जी, ये कहां गया, है था ना, ये हो जाएगा साइन 4π, और एक बार हाई रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। फिर देखो -1/2 साइन फाई, ठीक है, हो गया, इसको भी बाहर कर लो, -1/2 ओमेगा, अब ब्रैकेट में जो बचा उसको देखो, ये वाले को cos 2 ओमेगा टी है, ध्यान देना, cos 2π का ओमेगा की वैल्यू 2π/t, ठीक, और स्मॉल टी, अब इस स्मॉल टी के जगह कैपिटल टी रखोगे तो ये और ये हो जाएगा cos 4π हो जाएगा, cos 4π, और एक बार 0 रखोगे तो cos 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 4π माइनस cos 0, ठीक है, ये आएगा। अभी कहां आया, ठीक है, रुक जाओ, अब देखो ध्यान से, इसमें पहले P एवरेज बराबर 1/t ई नॉट आई नॉट, ठीक, ये हो गया cos फाई, ठीक है, इंटू 1/2, ठीक, देखो समझो, यहां बचा t बचा, ध्यान देना, t, यहां देखो साइन 4π की वैल्यू क्या होती है, साइन 4π की वैल्यू है, बताओ, साइन 4π की वैल्यू, साइन 4π देखो, 4π ये, यानी आपको गुणा करना होगा 720 अंश, ये होगा साइन 720 अंश, और इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 × 360 + 0, और साइन 360 + 0 क्या होता है, साइन 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, हो जाएगी 0, जब ये 0 में से 0 गया 0, तो पूरा 0, पूरा क्या हो गया, तो बचा केवल t, ये बचा। अब आ जाओ इधर इस वाले में, देखो है सब ऐसे ही रहने दो, बस करना क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 1/2 1/4, और नीचे हो जाएगा ओमेगा, ऊपर हो जाएगा साइन फाई, हो गया जी।
अब यहां देखो ध्यान से, cos 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी? तो यही चीज है, इसका भी होगा, बट यहां क्या होगा, cos हो जाएगा। और cos 360 प्लस थीटा, cos 360 प्लस थीटा 1, तो हाई हो जाएगा 1, और हाई हो गया -1, तो 1 - 1 0। तो जब हाई 0 तक पूरा, यानी इसमें गुणा किसका करना, 0 का। ठीक है जी। अब देखो, ये 0 का गुणा करोगे भाई पूरा, तो बचा ये वाला भाग, बचा ना, PA भी बराबर, देखो इसका गुणा करो इसमें, तो क्या आएगा, 1/t इंटू t/2, ठीक, E0 I0 cos, यही बचा। ठीक है, देखो t से t कट गया, t एवरेज बराबर हो गया 1/2 E0 I0 cos फाइव, ये आ गया। अब ध्यान देना, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, E करड़ी में 2 और I0 करड़ी में इंटू cos लिख सकते हैं। लोग करड़ी में 2 का करड़ी में 2 गुणा करोगे, करड़ी हट के 2 आ जाएगा। अच्छा, जब इतना आप समझ गए, तो ये वैल्यू किसकी होती है, ERMS पढ़े हो ना, ERMS बराबर होता है E0 करड़ी में 2, पढ़े हो। IRMS भी पढ़े हो ना, इसकी वैल्यू होती है I0/√। इसका मतलब ये हो गया ERMS, ये हो गया, यहां लिख दो P एवरेज बराबर ERMS इंटू IRMS इंटू cos, और ये हो गया व्यय शक्ति, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये पूरा मैथमेटिक्स है। नोट कर लो।